हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूजा एकेडमी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। तो लास्ट जो क्लास थी मेरी चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज की जो क्लास है चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है उसकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं उनकी क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो पंक्तियाँ हैं बहुत ही कम थी, तो जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। और बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर आप करेंगे तो हर कहानी के कुछ टैग वर्ड होते हैं जिनसे कि हम कहानी को पहचान सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं, उनमें काफ़ी आपको टैग वर्ड मिल जाएंगे जिसे कोई भी अगर पंक्ति आ जाए तो आप उसको पहचान सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। छोटी सी कहानी थी और क्वेश्चन इसमें से काफ़ी बनते हैं और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं और आगे आने की भी फुल पॉसिबिलिटी है। तो हर एक चीज़ को हमें इम्पोर्टेंट मार्क करके ही चलना है, तभी हम अपना जो भी जीआरएफ है क्लियर कर पाएंगे। तो 1904 में लिखी गई ये कहानी है और बंग महिला के बारे में लास्ट में हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो जो सबसे पहली पंक्ति है हमारी, भगवान चंद्रदेव आपको कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम है और आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। तो जैसा कि कहानी को आप क्वेश्चन आंसर करे होंगे आपने तो पता चल जाएगा कि इसमें जो लेखिका है चंद्रदेव को भगवान मानती है, चंद्रमा को एक लेटर लिखती है। जब लॉर्ड कर्जन जब कलकत्ता में आए हुए थे, भारत देश पे उन्होंने अपना कब्जा किया हुआ था या यहाँ पर वो रहने लगे थे, तो भारत में अपनी नीतियों का जो भी लागू करना चाहते थे वो कर रहे थे। तो उस टाइम की बात है ये 1904 में जैसे कि लिखी गई है। 1904 और 5 में बंगाल का विभाजन भी माना जाता है और जैसे कि हमारी जो लेखिका है बंगोली थी क्योंकि इनका जन्म तो वाराणसी में हुआ था, बाद में ये मिर्ज़ापुर में रहने लगी थी, लेकिन ये बंगोली परिवार से थी। तो ये पंक्तियाँ जो हैं लेखिका की हैं जो चंद्रमा को एक लेटर लिखती है और भारत की स्थितियों के और परिस्थितियों के बारे में वो बताती है कि भारत के हालात कैसे हो गए हैं। तो एक व्यंग्य करती है लॉर्ड कर्जन की जो भी नीतियाँ थी उन पे। तो नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति है, क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? तो बड़े खेद की बात है, यदि हमारी न्यायशिला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस या नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। तो लेखिका एक व्यंग्य करती हुई कहती है, उनको लेटर में लिखती है आगे कि हे चंद्रमा, हे भगवान, क्या आपके डिपार्टमेंट में बदली नहीं होती, क्या पेंशन भी नहीं मिलती या रिटायरमेंट नहीं मिलती? तो वो यहाँ के जो भी हमारे डिपार्टमेंट है उनके ऊपर एक कटाक्ष करती हैं, एक व्यंग्य करती हुई बताती हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे नौकरी करने के बाद पेंशन भी मिलती है और पदोन्नति भी काफ़ी, प्रोग्रेस भी काफ़ी हो जाती है। तो वो चांद को कहती है। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये हमको याद रखनी है। जो इंग्लिश के वर्ड आए हैं इनको सीक्वेंस में लगाना ये पूछा भी जा चुका है, इंग्लिश के वर्ड को सीक्वेंस में लगाइए। तो ये जो भी डिपार्टमेंट है कई बार इनको सीक्वेंस में लगाना आ सकता है या ये किस कहानी में वर्ड आए हैं ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये भी लेखिका की ही पंक्तियाँ हैं क्योंकि इसमें लेखिका ही संबोधन करती है और चंद्रमा की तरफ से कोई बातचीत या आंसर उत्तर नहीं आता है, तो सिर्फ लेखिका की ही बात है इसमें। नेक्स्ट है, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपका हॉलीडे यानी छुट्टी अवश्य ही रहती है। तो लेखिका कहती है जब वो लेटर में लिखती है कि आप हमारे भारत देश की यानी कलकत्ता सिटी का भ्रमण करने के लिए आइए। अगर आपकी छुट्टी नहीं होती है, 8वें दिन आप नहीं आ सकते हैं भारत में, तो आप महीने में एक बार तो जरूर भारत का भ्रमण कीजिए, यानी भारत की व्यवस्था को देखिए कि यहाँ के लोग कितने परेशान और दुखी हो चुके हैं लॉर्ड कर्जन की व्यवस्था से। तो ये लेखिका कहती है चंद्रमा को कि आपकी तो छुट्टी होती है, तो हॉलीडे होती होगी अमावस्या के दिन, क्योंकि अमावस्या को काली रात होती है तो उस दिन चंद्रमा वैसे नजर नहीं आता। तो ये उस बात को रिलेट करके बताया गया है कि अमावस्या के दिन आपकी छुट्टी होती है, उस दिन आप भारत का भ्रमण जरूर करके जाइए। तो नेक्स्ट है, वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले।
तो फिर वो व्यंग्य करती है कि आप यहाँ आएंगे जब भारत में, तो वो कहती है कि कलकत्ता में लॉर्ड कर्जन आए हुए थे, तो कलकत्ता सिटी की ही इसमें बात की गई है। तो वो कहती है कि यहाँ के कारखानों को अगर आप देख लोगे तो यहाँ के कारीगर इतने ज़्यादा निपुण हैं कि विश्वकर्मा, जो कि देवता विश्वकर्मा, उनके भी लड़क दादा यहाँ पर बसते हैं, यानी इतने ज़्यादा वो टैलेंटेड हैं। एक तरह से वो व्यंग्य करती है लेखिका। तो कलकत्ता आदि को देख कर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी जान सी पड़ती है। तो फिर कलकत्ता के बारे में ही जिक्र है इस कहानी के अंदर, क्योंकि कहती है पूरे भारत में ना सही पर आप कलकत्ता में तो आकर जरूर देखिए। तो कहती है कि कलकत्ता आदि को देख कर आप, आपके देवराज जो सुरेंद्र हैं वो भी, उनकी अमरावती यानी जो देवता हैं वो अमर हैं, उनका रहने का जो स्थान है अमरावती बोला गया है उसको। वैसे अमरावती कहीं कहीं पर रियल प्लेस भी है, लेकिन ये उस अमरावती की बात की गई है जिसमें देवता वास करते हैं, यानी वो अमर हैं सभी और वो उनका स्थान है। तो आपके आगे, तो आपकी अमरावती के आगे, आपकी अमरावती भी फीकी पड़ जाएगी हमारे कलकत्ता के आगे। तो ये लेखिका कहती है चंद्रमा को लेटर में। यदि प्रतिवर्ष पदवी वादन के समय कितने ही राज्य विहीन राजा की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के भी हैं वे काठ के पुतलों की भांति हैं। तो लेखिका फिर यह कहती है कि लॉर्ड कर्जन जी आ गए हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो 2-4 राजा ही बचे हुए हैं, वो भी नाम मात्र के हैं, क्योंकि वो अपनी प्रजा के दुख सुख की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। उनको कुछ भी नहीं पता है कि उनकी जनता खुश भी है या नहीं। तो वो ये कटाक्ष करती है कि यहाँ पर प्रतिवर्ष पदवी वादन के समय कितने ही राज्य विहीन राजा इस सृष्टि हुआ करती थी, क्योंकि जो भी टाइम होता है राजाओं का कुर्सी पे बैठने का, पदवी पाने का, पद पाने का, वो पा रहे हैं, लेकिन ना उनके 2-4 ही राजा महाराजा बचे हुए हैं अभी भारत में, और वो भी काठ के पुतलों की तरह है, यानी जिनमें कोई भी हलचल नहीं होती, जो सुख दुख को बिल्कुल ही नहीं पहचानते और कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं भारत के लिए, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जी आ चुके हैं और उनकी नीतियाँ काम करने लगी हैं। तो लेखिका ने ये बताने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट है कि अब तो आप लोगों को अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य भोग रहे हैं। तो लेखिका फिर से कटाक्ष करती है लॉर्ड कर्जन के बारे में, उसको क्या कहती है, गौरांग महाप्रभु कह के पुकारती है कि अब तो आप लोगों के अज्ञात एक, यानी एक अज्ञात मनुष्य आ चुका है अन्य द्वीप से, परम शक्तिमान, बहुत ही शक्तिमान है। कौन? लॉर्ड कर्जन। गौरांग है, गोरे रंग का है, वो महाप्रभु कह के उसको पुकारती है। तो सुविशाल भारतवर्ष का राज्य भोग रहे हैं, यानी पूरे भारत पर अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं लॉर्ड कर्जन, और उसी की नीतियों के बारे में, राजनीति में क्या क्या बदलाव आए, भारत देश पर क्या अत्याचार हो रहे हैं, तो वही लेखिका ने भारी व्यंग्य किया है इस कहानी के माध्यम से। तो नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आएँ तो अपनी फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को भी साथ अवश्य लेते आइए। तो इसमें देवताओं की बात है, टैग वर्ड आप क्वेश्चन आंसर करेंगे आपको पता चल जाएगा। इसमें देवताओं के वाहन की भी बात है, इसमें पर्यायवाची वर्डों की बात है, इसके अंदर रंग भेद की बात है, भारत के और लॉर्ड कर्जन की बात है, इसके अंदर कोलकाता के शहर की बात हो रही है इसमें। तो वो कहती है चंद्रमा को, हे चंद्रदेव, यदि आप कभी भारत भ्रमण पे आएँ तो अपनी फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी को लेकर आइए और चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को, क्योंकि जो चित्रगुप्त देवता हैं जो कि चीफ जस्टिस हैं, जो जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं, और धन्वंतरी जो कि सुरक्षा उसे चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, उनको जरूर लेकर आना भारत भ्रमण पर। तो नेक्स्ट है, यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से तो उनको निकलना कुछ सहज बात न होगी। तो उस टाइम की बात है कि जब भारत में लॉर्ड कर्जन भी आए हुए थे, तो उस टाइम में 1904 में ये कहानी लिखी गई। 1904-05 में बंगाल का विभाजन भी हुआ था और उस टाइम पे प्लेग भी फैला था। तो वो जो परिस्थितियां हैं उसने यहाँ पे सारी मेंशन करने की कोशिश की है लेखिका ने। तो प्लेग रोग था, यानी कि ऐसा ना हो कि आपके देवलोक में, चंद्रमा लोक में, यानी आकाश में ये प्लेग ना फैल जाए, तो इसका वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। और कहती है कि यहाँ के डॉक्टर महाशयों से ही कुछ नहीं हुआ, प्लेग खत्म नहीं हुआ, तो आपके देवलोक की, चंद्रमा लोक की जो जड़ी बूटियां हैं उनसे भी इन प्लेग की बीमारी पर क्या ही असर होगा। तो इस टाइप की जब बात आ जाए तो आपको तुरंत पहचानना है कि चंद्रदेव की कहानी की पंक्तियां हैं, तो लेखिका के द्वारा ही कही गई है।
अच्छा तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर बंग महिला। तो ये अंतिम पंक्तियाँ थी कहानी की। लास्ट में कहती कि अच्छा तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक बार भारत का भ्रमण जरूर कीजिएगा। तो ये यहाँ पर इतनी ही इसकी पंक्ति थी जो कि इम्पोर्टेंट लगी। और जो मैं क्वेश्चन आंसर करा चुकी हूँ, अगर कुछ वो उनमें से वर्ड आ जाए जो भी हमने इसमें इम्पोर्टेंट बातें नोटिस की हैं, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, एक सभी बातों को एक कड़ी को दूसरी से जोड़ने की ज़रूरत है, बस ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो ये इतनी ही पंक्तियाँ थी। तो आगे मैंने बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो भी यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश की है ताकि कुछ और बातें हम जान सकें। तो बंग महिला का जन्म किस परिवार में हुआ था, ये पहले भी क्वेश्चन आंसर में हम देख चुके हैं, फिर से करते हैं रिपीट इसको। तो बंग महिला मिर्जापुर के एक प्रतिष्ठित बंगोली महाशय राम प्रसन्न घोष की बेटी थी और पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। जैसे कि हमने नाम देखा चंद्रदेव यानी कि पूर्णचंद यानी कि चंद्रदेव, पूर्णचंद्रदेव यानी उनके पति का नाम भी बिल्कुल मिलता जुलता है। तो पूर्णचंद की वो धर्मपत्नी थी। तो कुछ ऐसा ही रिलेट करके उन्होंने इस कहानी में चंद्रदेव को पत्र लिखा है। तो एक तरह से वो अपने पति का नाम उसमें ऐड करके जैसे कि अपने पति को रिलेट भी कर रही हैं इस कहानी में। ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा याद रखना है, ध्यान कई बार पूछ लिया जाए। हिंदी की प्रथम मौलिक आधुनिक कहानी के रूप में कौन चिर स्मरणीय है, तो बंग महिला को ही हिंदी की प्रथम मौलिक आधुनिक कहानीकार माना जाता है। राजेंद्र बाला घोष इनका पूरा नाम है और 1882 में इनका जन्म हुआ था और 1949 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, और ये मिर्ज़ापुर में रहते थे बाद में। तो मिर्ज़ापुर का ही इसमें उल्लेख है, लेकिन एक ये बंगोली महिला थी, बंगाल की रहने वाली थी। तो किसके संपर्क में आने के बाद बंग महिला हिंदी में लिखने लगी थी, तो मिर्ज़ापुर में जब ये रहते थे, वाराणसी में जन्मी थी लेकिन मिर्ज़ापुर में रहने लगे थे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के संपर्क में आने के बाद बंग महिला हिंदी में लिखने लगी थी। और जो ये बंग महिला नाम है ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही बंग महिला दिया है। तो बंग महिला किस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है बंग महिला की, तो दुलाई वाली। तो ये जो चंद्रदेव से मेरी बात है 1904 में लिखी गई है, दुलाई वाली 1907 में लिखी गई थी। ये भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी की प्रथम आधुनिक महिला कौन कहानीकार माना जाता है, किसको माना जाता है, हिंदी की प्रथम आधुनिक महिला कहानीकार किसको माना जाता है, बंग महिला को ही माना जाता है। यानी इन्हीं से लेखन स्टार्ट हुआ हिंदी का। तो लेखन में किस नाम में बंग महिला की प्रसिद्धि हुई थी, तो एक तो बंग महिला और दूसरा प्रवासिनी भी कहा जाता है इनको, प्रवासिनी। प्रवासिनी यानी कि प्रवास कर जाना, एक जगह से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाना। तो नेक्स्ट है बंग महिला की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो दुलाई वाली है इंपॉर्टेंट, चंद्रदेव से मेरी बातें दोनों ही हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं। कुंभ में छोटी बहू भाई बहन, भाई बहन और कुंभ में छोटी बहू, तो ये पूछ लिए जाए, कई बार मिलान में पूछ सकते हैं, मैचिंग में। तो बंग महिला को कहाँ की प्रथम लेखिका माना जाता है, तो भारत की हिंदी की पहली महिला लेखिका बंग महिला को ही माना जाता है। तो ये हमारी थोड़ी सी पंक्तियाँ थी, थोड़े से क्वेश्चन भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियों वाली क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट जो मैं करवाने वाली हूँ, जो 2025 में 6 जनवरी को यूजीसी नेट का दिसंबर एग्ज़ाम हुआ है, तो उसको मैं करवाने वाली हूँ। इसके बाद फिर से हम हमारी कहानियाँ कंटिन्यू रखेंगे। तो उस क्वेश्चन पेपर को मैं रेडी कर रही हूँ आप सभी के लिए, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा किस टाइप का पेपर रिसेंट में आया है हमारा, और फिर धीरे धीरे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी हम अटैम्प्ट करते चले जाएंगे धीरे धीरे। तो आप ये क्लास ज़रूर देखिए, हर एक क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से हमारा कुछ भी छूटने ना पाए, ताकि हम अच्छे से अपना जो भी जीआरएफ है वो क्लियर कर पाएँ। और एक स्ट्रैटेजी बना के पढ़ो, डेली पढ़ो, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में मैं जल्द आती हूँ, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो मैं नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक्स।